बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल हम डिस्कस कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के हवाले से, तो उसमें हमने इफ़ेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप तक डिस्कस कर लिया था। और लास्ट में इसमें सेकंड लास्ट इसकी हेडिंग थी इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की न, कि E1 और E2 को पहले कंपेयर कर लेते हैं और फिर हम जो है ना वो SN सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दो दो चीज़ों का हम डिस्कस कर लेते पैरेलल। तो पहला ये जो तीन लाइनें लिखी हैं इसमें उसने बात की है कि पोलर अगर सॉल्वेंट आप यूज़ करते हैं तो फिर E1 मैकेनिज्म को फॉलो होता है, और अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो फिर E2 रिएक्शन जो है ना E2 मैकेनिज्म वो फॉलो किया जाता है। ठीक हो गए पोलर, क्योंकि E1 मैकेनिज्म आपको पता है कार्बोकेटायन बनना होता है, चार्ज स्पीशीज बननी होती हैं, तो वो पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है। इसलिए पोलर सॉल्वेंट यूज़ करें तो E1 मैकेनिज्म ओबे होता है, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो E2 मैकेनिज्म ओबे होता है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया एलिमिनेशन। अब दूसरे नंबर पे है सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन को अगर कंपेयर करें तो उसमें हम कहते हैं कि अगर लेस पोलर सॉल्वेंट हो तो फिर एलिमिनेशन होती है, और अगर थोड़ा सा पोलर ज्यादा हो तो फिर उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये तो बात होगी ना कि अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो एलिमिनेशन होती है। E1 मैकेनिज्म जो है ना वो फॉलो हो रहा है उसमें। E1 और E2 के कंपैरिजन में पोलर ज्यादा हो तो E1, अगर बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर एलिमिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट E1 को करेगा और लेस पोलर E2 को करेगा। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को आपस में कंपेयर करें तो उसमें जो ज़्यादा पोलर हो तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, और जो लेस पोलर होता है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है। ठीक हो गया। तो लेस पोलर E2 को कर रहा है, मोर पोलर SN2 को, इसी तरह लेस पोलर E1 को करेगा और मोर पोलर जो है वो SN1 जो है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक हो, जैसे ये इसने एग्जांपल दी है कि अल्कोहलिक KOH यूज करे ना, तो KOH तो है पोलर, लेकिन अल्कोहल के अंदर है तो ये लेस पोलर हो गया ना, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, एलिमिनेशन करवाता है। लेकिन अगर आप एक्वस KOH यूज करते हैं तो KOH तो है, लेकिन एक्वस पानी यानी मोर पोलर सॉल्वेंट के अंदर है, तो इस वजह से वो फिर सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक हो, लास्ट है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें एक ही जुमला हमने लिखना है कि जो टेम्परेचर है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है। उसकी वजह ये है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन, या वो एनर्जेटिकली लेस फेवर्ड होता है एलिमिनेशन। इस वजह से उसको करवाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और जो लेस टेम्परेचर पे हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जैसे ये उसने एग्जांपल दी है कि यूनिमालिकुलर एक्शन था तो 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर के ऊपर एलिमिनेशन 17 है और सब्स्टिट्यूशन 83 है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एलिमिनेशन 17 से 36 हो गई और सब्स्टिट्यूशन कम होकर 64 हो गई। तो यानी टेम्परेचर ने बढ़ाने ने एलिमिनेशन को फेवर किया है। इसी तरह इस केस में भी बाई मालिकुलर में भी यही है, 45 डिग्री सी पे एलिमिनेशन 53 था और सब्स्टिट्यूशन 47 था, और जब आपने 100 डिग्री सी टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एलिमिनेशन 64% हो गया और सब्स्टिट्यूशन जो है आपकी वो 36% हो गई। ठीक हो गई, ये एग्जांपल आपके उसमें कोट हो जाएगी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जिस चैप्टर का, गिगनार्ड रीजन का। इंशाल्लाह ये आज आपका मुकम्मल हो जाएगा चैप्टर जो है। तो आपका सेक्शन 1 जो है ना वो उसको मैंने तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। बाकी फिर आप नासिर साहब से डिस्कस कर लेंगे जो फिर स्टडी करना हो उस हवाले से। अच्छा, गिगना रीजन में हम किसको कहते हैं जी, कि जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स हैं RMgX जो है, इसको हम गिगना रीजन का नाम देते हैं। कि इसमें अल्काइल ग्रुप भी होता है, सेंटर में मैग्नीशियम है और उसके साइडों पे हेलोजन जो है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ज़्यादातर यही तीन होते हैं। फ्लोरीन के साथ जो है वो हमारे पास नॉन नहीं है, और आयोडीन वाले जो हैं वो भी हैं तो सही लेकिन कम है, ज़्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन, और उनमें से भी सबसे ज्यादा ब्रोमाइड के साथ किगना रीजन हमारे पास अवेलेबल होता है। उसकी रीजन भी है, वो भी आगे आ जाती है। अच्छा, इसके बाद प्रेपरेशन इसकी कैसे करते हैं। तो प्रेपरेशन में हम बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड 1 मोलर सोल्यूशन यानी 1:1 की रेशियो में 1 मोल अल्काइल हैलाइड को 1 मोल मैग्नीशियम के जो टुकड़े हैं उनके साथ हम ड्राई ईथर के अंदर जो है ना वो स्टीरिंग करते हैं। सिंपल सिर्फ शेकिंग करनी है,
और 6 से 8 घंटे तक ये शेकिंग करते हैं तो हमें गिगनार रीजन जो है वो बन जाता है। उसी ईथर के जो सोल्यूशन में हमारे पास रीजन बन के आ जाता है। फिर इसको हम डायरेक्ट ही आगे यूज कर लेते हैं, इसको स्टोर भी नहीं करते क्योंकि स्टोरेज में इसमें प्रॉब्लम आता है कि ये क्योंकि हाईली रिएक्टिव स्पीशी है तो इस वजह से ये इसके रिएक्शन जो है ना वो आगे वो मॉइस्चर के साथ या किसी न किसी चीज़ों के साथ ये रिएक्शन कर करके चेंज हो जाता है, फिर हमारे लिए अवेलेबल फर्दर रिएक्शन के लिए ये नहीं रहता। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है जी ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये आपका मैकेनिज्म कह लें कि गिगनार रीजन जो अल्काइलाइड से बनते हैं उसका अगर वो क्या रिएक्शन बता दें तो सिंपल एक रिएक्शन लिख देंगे जो पीछे भी हमने बात की थी, आर एक्स जब प्लस एम जी और आर एम जी एक्स बन गया। या दूसरे नंबर पे अगर मैकेनिज्म का कहे तो मैकेनिज्म इस एंगल में आप ड्रा कर देंगे कि पहले जो आपकी मैग्नीशियम मेटालिक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देती है हैलोजन्स को जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ होता है। इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक डाउन होके इधर आ जाते हैं और आर और एम जी आपस में मिक्सअप होके आर एम जी एक्स का बॉन्ड बना देते हैं। तो एक ये सिंपल सा इसका ना मैकेनिज्म कहने ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि मैकेनिज्म यही है। स्टार्टिंग उसका यही है कि पहले मैग्नीशियम मेटल हैलोजन पे अटैक करती है और फिर वो हैलोजन का बॉन्ड टूट जाता है, आर माइनस बनता है और वो एम जी के साथ आके जुड़ के आर एम जी एक्स बना देता है। ठीक हो गई। ये तो मैकेनिज्म हो गया। अब दूसरे नंबर पे ये अभी जो हमने ऊपर बात की कि हेलाइड्स गिगना रीजन कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कहते हैं दिस रिएक्शन वर्क वेल विद क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ। अल्काइल मैग्नीशियम फ्लोराइड हमारे पास नॉन नहीं है, वो नहीं पाए जाते। क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड पाए जाते हैं और इनमें एक्टिविटी क्या है, आयोडाइड की ज्यादा फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड की, ये हमने बात कर ली थी अल्काइल हेलाइड्स के हवाले से ना कि अल्काइल आयोडाइड ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसकी रीजन हमने बात की थी कि आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से, आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से उसके ऊपर जो अटैक होता है वो बाण का ब्रेक डाउन होना आसान होता है, वो बड़ी आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी बाण एनर्जी कम होती है, इसलिए अल्काइल आयोडाइड हाई रिएक्टिव है। फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड की बारी आती है। और इसमें से भी आयोडाइड जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होने की वजह से उनको यूज नहीं किया जाता। और अल्काइल जो ब्रोमाइड है वो कॉमन होते हैं। अल्काइल क्लोराइड जो है वो जरा स्लोली रिएक्शन करते हैं और अल्काइल ब्रोमाइड का नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है, ना ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है। तो इस वजह से हम अल्काइल ब्रोमाइड जो है उनसे ज़्यादा रिएक्शन करवाते हैं। जी जी बेटा कुछ पूछना आपने? अच्छा जी। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी कि अल्काइल जो है ब्रोमाइड्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास गिगना रीजन में अवेलेबल होते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो उसमें ये पिछली बातें आप लिख सकते हैं कि अल्काइल आयोडाइड रेक्टिव ज़रूर हैं लेकिन अल्काइल आयोडाइड महंगे हैं। अल्काइल क्लोराइड जो है वो लेस रेक्टिव है इस वजह से, और अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो इंटरमीडिएट आ जाते हैं, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ज़्यादा ही इनका रिएक्शन स्लो होता है। तो इसलिए ज़्यादातर अल्काइल ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है गिगना रीजन बनाने के लिए। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा है जी formation of Grignard region also becomes increasingly difficult as the number of carbon atom in alkyl group increases। यानी अल्काइल मिथाइल जो हेलाइड है उसकी जो रेक्टिविटी है वो ज्यादा है, इथाइल की और कम, प्रोपाइल एंड सो जैसे जैसे चेन बड़ी होती जा रही है, चेन ज्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे उसकी रेक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। इस चीज को ये भी अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो तो इसका जवाब में आप ना इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है आपने वो जो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर उसमें भी ये डिस्कस किया होगा कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की डोनेशन की वजह से मतलब ये मेरे पास इस वक्त ये आपका फॉर एग्जांपल आयोडीन है, मैं एक हैलाइड ले लेता हूँ, ठीक है, आयोडाइड है जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ये उसके साथ मिथाइल आपका आ गया। ठीक है, इसी तरह ये आयोडाइड है, ये उसके साथ आप इथाइल ग्रुप ले लें। ठीक हो गई। और एक एग्जांपल और कर लेते हैं।
ठीक हो गई, ये इस तरह ये या चेन, सीधी चेन बना ले। अच्छा हमें पता है कि ये जो आपका ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप, जिसे मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। ठीक हो गया। ये जो आपके पास बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ये पोलर है, जिसमें आपको पता है ये जो आयोडीन है, ये आपकी पार्शियल नेगेटिव में जा रही होती है। ठीक है, पार्शियल माइनस चार्ज के साथ होता है इसके अंदर। और ये जो कार्बन है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ आ। ठीक हो गई, यही सिचुएशन यहाँ पे भी ऐसे ही है, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, और यही सिचुएशन यहाँ पे भी ऐसे ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया। अच्छा अब ये आयोडीन आपको पता है पार्शियल माइनस थी, नंबर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से अपनी तरफ पुल कर रही है, जिसकी वजह से कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव बनाया हुआ है। और ये बाड जो भी इसकी नॉर्मल इस वक्त है बाड एनर्जी, वो जिससे ये टूट रहा है और आयोडीन अलग हो रही है और ये जाके अटैक कर रहा है, ये बात ओके होगी। जब ये वाला ग्रुप एक और ग्रुप आगे जुड़ेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसकी डोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन की तरफ और ज्यादा धकेली जाएगी ना। यानी इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया इस तरफ, यहाँ कार्बन के पास, और वहां से आयोडीन ने फिर अपनी तरफ खींच ली। ठीक हो गई। तो ये जो फिर पार्शियल माइनस है, इस पार्शियल माइनस से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के खींचने की वजह से, और ये पार्शियल पॉजिटिव उसी हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला जो बाड है अब ज्यादा पोलर हो जाएगा। इस डोनेशन की वजह से ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, इस पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ये कार्बन और आयोडीन का बाड ज्यादा पोलर की वजह से इसकी जो बाड एनर्जी होगी वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपस में इनकी अट्रैक्शन ज्यादा हो जानी है, बाड थोड़ा मजबूत हो जाएगा इसके मुकाबले में, ये पहले वाले के मुकाबले में इसका बाड ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो इसको तोड़ना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह अगले में आएंगे तो इसमें और ज्यादा डोनेशन है, और ज्यादा ग्रुप लगे हुए डोनेटिंग, और ज्यादा डोनेशन है, और बाड को तोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही पॉइंट उसने यहाँ लिखा है कि जो मिथाइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है उसकी जो है वो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है। इसको आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक हो गए, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है जी, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ सी डैश आई, या एक्स कर लें जनरल, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड पोलैरिटी के इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। और नंबर 3 पे आएगा आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कह लें या किसी भी और से कंपेयर कर लें, एक ही बात है, टुवर्ड्स मैग्नीशियम डिक्रीजेस। ठीक हो गया। तो इन वजूहत की वजह से हमारा एक्टिविटी का आर्डर जो है इस तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है। उसके बाद है जी, ये बात होगी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की, नहीं ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद है बिसाइड्स डाईथाइल ईथर, अब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि डाईथाइल ईथर के अलावा हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी ईथर ही होता है ना, THF, आपने स्ट्रक्चर अगर इसका देखा ना तो 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें यहाँ पे ना ऑक्सीजन आ गई ना, तो ये
फ्यूरैन तो आपने स्ट्रक्चर देखा होंगे, फ्यूरैन ये होती है ना, इसका नाम फ्यूरैन है ना। और इसी का ये डबल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाए, यानी सिंगल बॉन्ड बन जाए, तो उसको फिर हम नाम देते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन का ना। इसी को मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। यानी यहाँ पे अब आपने एक दो तीन चार हाइड्रोजन ऐड कर दी ना, तो दोनों डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, तो वो फिर उसको नाम देते हैं टेट्रा हाइड्रो, यानी चार हाइड्रोजन इसमें ऐड हुई है किसके अंदर, फ्यूरैन के अंदर, तो टेट्रा हाइड्रो फ्यूरैन, उसी को एब्रीवेट करके लिखते हैं THF। ठीक हो गई, ये इसका नाम बन जाता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन यूज हो सकता है, या टर्शरी अमीन जो हैं वो भी यूज की जा सकती हैं सॉल्वेंट के तौर पर। और इन तीनों में से कहता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन जो है वो ज्यादा पार्टिकुलरली यूजफुल है, क्यों कि ये रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक हेलाइड्स मैग्नीशियम की तरफ और ज्यादा बढ़ा देता है। और उसकी वजह सॉल्युबिलिटी मैटर हो सकती है कि आम जो हमारा डाईथाइल ईथर है उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी अल्काइल हैलाइड की शायद इतनी ना हो जितनी टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये साइक्लिक ईथर के अंदर होती है। और उस सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से फिर आगे मैग्नीशियम के साथ उसका इंटरेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। और ये भी वजह हो सकती है कि मैग्नीशियम का इस ईथर के साथ, इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, इस वजह से Dignard region of vinyl halide and aryl chloride have been prepared in tetrahydrofuran। विनाइल हेलाइड्स हैं या अराइल क्लोराइड्स हैं, उनके टीएच में गिगना रीजन बनाए जाते हैं। और अनहाइड्रस कंडीशन हम इसमें फॉलो करते हैं गिगना रीजन में, क्योंकि गिगना रीजन हाईली रिएक्टिव होता है, तो मॉइस्चर वगैरह अगर आ जाए तो उसके साथ वो रिएक्शन कर जाता है। ठीक हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक तो ये ईथर के हवाले से पॉइंट हो सकता है, वरना वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट तो नहीं है, वो तो सिंपल उसने बताया कि कौन कौन से सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर है कि अनहाइड्रस कंडीशन गिगना रीजन में क्यों जरूरी है, तो उसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि कोई गिगना रीजन हाईली रिएक्टिव है। और एक्टिविटी अभी हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बाद ना कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों है, वो भी आप इसी के क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेन करेंगे कि ये हाईली रिएक्टिव है और वो इस वजह से रिएक्टिव है, और इस हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये मॉइस्चर वगैरह या जो भी एजेंट इस तरह का सामने आता है तो उसके साथ ये रिएक्शन शो कर जाते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ गिगना रीजन। इसमें आपने अगर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि गिगना रीजन का स्ट्रक्चर्स के वाले से जो थ्योरीज हैं जो लोगों ने अपने जो है वो रिसर्चेस पेश की हुई हैं वो बता दें। उसमें आप लिखते हैं कि एक तो ये साइंटिस्ट था एशबाई, इसने कहा कि डाइमर जो है ना, दो गिगना रीजन आपस में इकट्ठे पाए जाते हैं इस शक्ल में, दो इकट्ठे, और वो फिर आगे इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं। इस तरह के दो अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम से जुड़े हुए हैं, प्लस मैग्नीशियम के साथ दो हैलोजन जुड़ी हुई हैं, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में RMG के साथ एक्स के साथ मौजूद होते हैं, यानी ये दोनों आपस में दोबारा इंटरेक्ट करके इस शक्ल में वापस भी जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। और ये इक्विलिब्रियम किस तरफ लाई करेगी, यानी इस शक्ल में ज्यादा होगी या इस शक्ल में ज्यादा होगी, ये डिपेंड करती है आर की नेचर क्या है, एक्स की नेचर क्या है, सॉल्वेंट की वहां पे मीडियम क्या है, कंसंट्रेशन क्या मौजूद है, और टेम्परेचर क्या रखा हो, ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि आपकी ये जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा होगी या राइट साइड पे होगी। ठीक होगा। बस आपने इसमें सिर्फ मेंशन करना है कि एक थ्योरी तो ये जिसने बताया कि इसका गिगना रीजन ऐसे पाया जाता है। दूसरी थ्योरी ये है जिसने उसने कहा जी गिगना रीजन जो है RMGX जो ज्यादातर हम ईथर के अंदर उसको स्टोर करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा गिनी जाती है, वो अच्छा ईथर में ना ये जो डाईथाइल ईथर, डाईथाइल ईथर ले लें ये भी ईथर है। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन अपने अभी देखा इसका स्ट्रक्चर वो भी ईथर ही है कि उसमें भी ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन, ये भी ईथर ही कहलाता है ना। बस ये इसे एक नाम अलग से दूं तो साइक्लिक ईथर कह दूं कि रिंग की शक्ल में ईथर मौजूद है। और वो डाईथाइल ईथर जो है वो ओपन चेन में आता है। तो ईथर के अंदर इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी इसीलिए पाई जाती है कि ईथर की जो ऑक्सीजन होती है उसके पास लोन पेयर होते हैं, वो मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के उसके वैलेंस शेल को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो RMGX है वो स्टेबलाइज हो रहा होता है इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से। और अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप कहें कि सर मैग्नीशियम तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना सकता है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें खाली ऑर्बिटल चाहिए ना, जिनके अंदर वो लोन पेयर आके
ठहर सके, एग्जिस्ट कर सके। तो खाली ऑर्बिटल मिल गया तो वो लोन पेयर उधर कोऑर्डिनेट कर जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक हो गया। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं इस मीनिंग में कि जो आपके पास मैग्नीशियम है Mg है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखें ना तो मैग्नीशियम की 12 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2 है, फिर 2s2 है, फिर 3p6 है, और सॉरी 2p6 है, ठीक है, और फिर 3s2 है। अब मैं इसमें वो इलेक्ट्रॉन भी शो कर देते हैं पावर में करके ना, कि ये 1s2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 2s में भी 2 हो गया, फिर जी 2p में आपके पास 6 हो गया, और फिर 3s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, इसके आगे अगर आप जाएंगे ना तो 3p है ना, तीसरे शेल में s के साथ 3p है, 3p में आपको पता है 3px होता है, ठीक है, 3py है, 3pz है, और फिर आगे d भी शुरू हो जाता है। बहरहाल खाली ऑर्बिटल हमारे पास p के भी अवेलेबल हैं, d के भी अवेलेबल हैं। तो जब आपके पास ये आता है इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर जो लेके आता है, तो उसको दो ऑक्सीजन को लोन पेयर देने के लिए ये खाली ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। तो खाली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट आप कह सकते हैं कि सर वहां पे मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक आर के साथ, एक एक्स के साथ, तो उसका मतलब ये कि यहाँ जो एस है ना, इसमें 2 नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कि एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्साइड करके यहाँ पी में शिफ्ट कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो पी में शिफ्टिंग की वजह से ये 2 अनपेड होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे ना मैग्नीशियम के, तो फिर पी के अब 2 बचे हुए हैं, तो 2 और 2 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन के, 4 हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे 2 बॉन्ड बनाने इस्तेमाल हो जाएंगे, तो मैग्नीशियम के 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे ऑक्टेट, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। तो दूसरी थ्योरी ये होगी इसके स्ट्रक्चर की। तीसरी थ्योरी ये है कि ये डाइमर, दो गिगना रीजन के 2 मालिक्यूल ईथर के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसमें अब ये देखें ना, बात यही है जो हमने ऊपर की है, थोड़ा सा अंदाज ये है कि RMgX एक अल्काइल हैलाइड है, RMgX दूसरा आपका सॉरी गिगना रीजन है, ठीक हो गया। अच्छा, एक मैग्नीशियम पहले 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रही थी 2 ही ईथर के मालिक्यूल के साथ, अब क्या कर रही है, एक ईथर का मालिक्यूल से बना रही है, और एक वो जो दूसरी अल्का गिगना रीजन का हेलोजन है ना, उसका लोन पेयर, हेलोजन का आपको पता है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक शेयर के बाकी 6 इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द 3 लोन पेयर की शक्ल में मौजूद है। तो उनमें से एक लोन पेयर मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, इधर से ईथर ने बना लिया, इधर से मैग्नीशियम ने, तो इसका ऑक्टेट तो मुकम्मल हो गया। लेकिन अब 2 गिगना रीजन के यूनिट आपस में इस तरह डाइमर बना के और फिर ईथर के साथ कोऑर्डिनेशन करके स्टेबलाइज हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास तीसरी जो थ्योरी बन जाती, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट में से कंप्लीट रिमूवल ऑफ ईथर बाय एवापोरेशन एट 100 डिग्री सी, अगर आप 100 डिग्री सी पे हीट करके ईथर को मुकम्मल एवापोरेट कर दें तो जो वैक्यूम आपके पास ड्राइव करता है वो इक्विलिब्रियम हमारे पास इस शक्ल में आती है, ये वाले R2Mg और Mgx2 जो है ये वाले इस तरफ इक्विलिब्रियम हमारी शिफ्ट हो जाती है, ठीक हो गई। बहरहाल तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ ये बना कि स्ट्रक्चर गिगनाट में आपने एक थ्योरी ये, सेकंड थ्योरी ये, और थर्ड थ्योरी ये, 3 थ्योरीज आपने पेश कर देनी है कि ये 3 थ्योरीज हैं जो इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर रही हैं। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी हमने पीछे बात की, गिगना रीजन हाईली रेक्टिव क्यों होता है, रेक्टिव स्पीशीज की क्यों है, तो उसमें हम कहते हैं जी कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ना वो पोलर है। मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, इस वजह से मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड पोलर है। इस पोलर नेचर की वजह से ये बड़ी आसानी से, ये जो R माइनस होता है, R माइनस जिसको ना यहाँ ऊपर एक टर्म लिखे कार्बेनाइन, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो ना तो उसे कार्बेनाइन कहते हैं, तो ये बड़ी आसानी से माइनस आयन बना के दूसरी स्पीशी के ऊपर जाके अटैक कर सकता है, तो इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, दूसरी रीजन
अगर आप यहाँ सवाल करेंगे सर एक्स जो साथ हेलोजन मौजूद है वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल माइनस तो उसके ऊपर भी है और मैग्नीशियम के ऊपर भी है, और कार्बन के पार्शियल माइनस है, एक्स का पार्शियल माइनस ज्यादा पार्शियल माइनस है, ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का है हेलोजन ना कार्बन की निस्बत से, तो बाण तो फिर इसका आगे इंटरेक्शन होना चाहिए और इसको टूटना चाहिए, लेकिन ये नहीं टूटता। उसकी वजह क्या है कि यहाँ मैग्नीशियम और हेलोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी हाई हैं, और ये जो बाड बना हुआ है एमजी और एक्स का, ये बाड स्ट्रांग हो जाता है, इसकी बाड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये बाड नहीं टूटता। और गिगना रीजन के जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो एमजी और आर कार्बन का बाड ही टूटता है, क्योंकि इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसके मुकाबले में बहुत कम है, और इसी वजह से इसका ये जो बाड है वो उसकी बाड एनर्जी भी बहुत थोड़ी है, वो आसानी से टूट जाता है और एक्शन में भी हिस्सा ले जाता है। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये बाड पोलैरिटी की वजह से हाईली रिएक्टिव है, और इस ये एम जी एक्स की बजाय आर एम जी क्यों रिएक्शन करता है कि इसकी बाड पोलैरिटी कम, इसकी बाड एनर्जी भी कम, इस वजह से ये आसानी से रिएक्शन कर जाता है। उसके बाद है जी इसके रिएक्शंस है। रिएक्शन में आप पहला जो रिएक्शन दिया है ना, इसमें आपके पास जो पहले मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन कर लूं, फिर ओवरऑल आपको उसको कन्वर्जन के हवाले से बात कर लेंगे। अच्छा, रिएक्शन हमारे पास ये है कि जब भी कोई एक्टिव हाइड्रोजन, ये वर्ल्ड रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो, ठीक हो गया, तो वो यानी पोल्स वहां बन रहे हो, जैसे वाटर में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ठीक हो गया, तो वो गिगना रीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगी कि गिगना रीजन में ये जो कार्बन है ये पार्शियल माइनस है, ये पार्शियल माइनस उधर जो है आपका पार्शियल पॉजिटिव वाली हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच हो जाएगा, C2H6 बन गया, और जो मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है वो उसकी जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है उसके साथ अटैच होके प्रोडक्ट बना देगा। इसी तरह अल्कोहल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड भी यहाँ पोलर है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड उससे ज्यादा पोलर है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव में आ गया, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव में आ गया, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे भी उसी तरह ये जो C2H5 जो है ग्रुप है ये आके हाइड्रोजन को ले जाएगा, और बाकी CH3O ग्रुप पूरा का पूरा Mg के साथ जाके अटैच हो जाता है। इसी तरह अमोनिया जो होती है उसमें आपको पता है नाइट्रोजन पार्शियल माइनस है, हाइड्रोजन वहां पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो वो हाइड्रोजन भी यहाँ पे गिगनार्ड से रिएक्शन करके ये अल्केन, और फिर वो बाकी जो सारे CH3NH पीछे बच गया वो Mg के साथ जाके जुड़ जाता है। तो एक हाइड्रोजन तो बड़ी आसानी से रूम टेम्परेचर पे इसकी रिमूव हो जाती है, लेकिन अगर दूसरी हाइड्रोजन भी आप निकालना चाहें तो फिर हमें गिगना रीजन यूज करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ता है, और नंबर 3 पे पिरिडीन को सॉल्वेंट, ये वाला रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफिरॉन यानी ईथर की मौजूदगी में आपका ये रिएक्शन हो जाता है इजीली, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे जो करना पड़ता है हमें, उसमें हमें पिरिडीन को सॉल्वेंट के तौर पे यूज करना पड़ता है, फिर जाके ये रिएक्शन हमारे पास होता है। ठीक होगा, उसकी वजह भी यही है पिरिडीन को यूज करने की वजह ये है कि जो आप किसी रिएक्शन को करवाते हैं ना उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने का मतलब आपने उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी, लेकिन अगर आपका जो सॉल्वेंट ऐसा हो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ही 10 डिग्री ही हो, तो आप जब हाई हीट करोगे, या फॉर एग्जांपल उस रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए 60 डिग्री सी, आपका जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सी, तो 50 डिग्री सी पे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और 50 डिग्री सी से ऊपर वो टेम्परेचर आपका सॉल्वेंट कभी भी जाने नहीं देगा। आपको पता है जब कोई लिक्विड बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वो बॉयल वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है, तो इसलिए जब हमने हाई टेम्परेचर देना होता है तो फिर हमें सॉल्वेंट भी इस तरह का चूज करना पड़ता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारी जितनी हीट हमें आगे प्रोवाइड करनी है उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से इस स्टेप में हमें पिरिडीन सॉल्वेंट को यूज करना पड़ता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाता है एज कम्पेयर टू THF। ओके होगा जी। अब यहाँ में लास्ट में उसने ये एक इसमें जो आपका इस रिएक्शन की एप्लीकेशन बताई है कि इट इज देयरफॉर पॉसिबल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड इमाइनो ग्रुप्स, कि अमाइनो या इमाइनो ग्रुप्स जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने मौजूद हैं उसको हम ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल करके आसानी से मैयर कर सकते हैं, कि गिगना रीजन के जितने मालिकुल इस्तेमाल होंगे वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे अमाइनो या इमाइनो जो ग्रुप है वो कितने। तो इसके यूजेस में, इस रिएक्शन के यूजेस में ये पहला यूज आ जाता है कि हम नंबर ऑफ अमाइनो और नंबर ऑफ इमाइनो ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ जो पिरिडीन की मैंने बात की है वो आपके ये अगले पेज पे दिया हुआ है, ये है ना,
जुमला भी लिखा हुआ है। ये pyridine इज यूज एज अ सॉल्वेंट थ्रू आउट दिस रिएक्शन, किस रिएक्शन में pyridine को हम यूज करते हैं कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है ना, तो वो हम ईथर से हासिल नहीं कर सकते, इसलिए pyridine को यूज किया जाता है। तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन कोई बना ले कि pyridine सॉल्वेंट ईथर की बजाय क्यों यूज किया, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं जो मैंने अभी बात की कि बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर हमें ये रिक्वायर होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि गिगना रीजन जो है वो वाटर के साथ जो है यूज टू लेबल द हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन को ड्यूट्रियम वगैरह अगर उसमें ऐड करना हो तो उस मकसद, ये दूसरा यूज हो गया इस्तेमाल इसी रिएक्शन का ना, कि अगर हमने किसी अल्कार हाइड्रोकार्बन में हमने वहां पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम लगानी है, तो वहां पे पहले तो हम उस हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगाएंगे, अल्काइल हैलाइड बना लेंगे, उसको मैग्नीशियम से रिएक्शन करा के गिगना रीजन बना लिया आपने। और गिगना रीजन को फिर आगे जब आप ड्यूट्रियम पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो वो गिगना रीजन वहां से हट जाएगा और वहां डी आके लग जाएगा। तो ड्यूट्रियम को हटा लगाने के लिए हम इसको हैवी वाटर के साथ, ये हैवी वाटर है ना, उसके साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोकार्बन में ड्यूट्रियम को फिट कर सकते हैं। ये सेकंड इसका यूज हो जाता है। ठीक हो गया। ये उसने वही बात जो पिछली की कि जो भी एसिडिक हाइड्रोजन, इथाइन में भी आपको पता है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होती है, तो गिगना रीजन इसको भी आसानी से रिप्लेस कर लेता है। और करके अब चूंकि इसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, तो पहले एक रिप्लेस होगी, फिर अगर वही अगर मजीद है उसको एक्सेस गिगना रीजन से आप रिएक्शन करवा दें तो दूसरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाती है और हमारे पास अल्केन बन जाती है। और अगर इस रिएक्शन को आप रोकना चाहते हैं, सिर्फ पहला स्टेप तक ही रखना चाहते हैं और आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका भी उसने हल बताया है कि आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है उसको सैचुरेटेड विद एसिटिलीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में पहले एसिटिलीन को मिक्स करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें और उसमें फिर गिगना रीजेंट ऐड करें लिमिटेड अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में, तो आपके पास फिर जो, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा होगी ना, तो फिर वो डबलिंग का चांस नहीं रहेगा, बल्कि जो सिंगल मालिक्यूल होंगे वही पहले सारे इस शक्ल में बदलेंगे, तो दूसरा स्टेप जो है वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। ये वैसे रिएक्शन की उसने बात की है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी हो सकता है कि इस एस्टिलीन की रिएक्शन जो है उसमें दो एस्टिक हाइड्रोजन है और दोनों रिप्लेस अगर करनी हो तो क्या करें, गिगना रीजन एक्सेस में ले लें, और अगर एक ही को रिप्लेस करना है तो क्या करें कि गिगना रीजन पहले एसिटिलीन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का सच सोल्यूशन बना लें और उसमें गिगना रीजन को थोड़ी अमाउंट रख लें ताकि हमारे पास फिर पहला स्टेप ही मुकम्मल हो। ठीक होगा जी। दो यूजेस हमने बात किए थे, तीसरा यूज इस पैराग्राम में दिया हुआ है कि अल्कोहल्स को हम अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं गिगना रीजन को यूज करते हुए, कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना लें, अल्काइल हैलाइड को फिर हम गिगना रीजन में आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल करके आगे मुख्तलिफ कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। जैसे अल्कोहल को अल्केन में बदलना है, हाइड्रोकार्बन में बदलना है, अल्कोहल को अल्केन में बदलना है, हाइड्रोकार्बन में बदलना है, तो अल्कोहल को पहले अल्काइल हैलाइड बना लें, वहां से गिगना रीजन, और गिगना रीजन को आप हाइड्रोकार्बन बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। ये जितने आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा लें, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, तो अल्केन आपको मिल जाएगी। ये तीसरा यूज हो गया। चौथा यूज इस करेक्शन का है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन कितनी है इसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे कि जितने आपके अल्काइल हैलाइड के ये जो ग्रुप जो है वो मौजूद होंगे, जितने ज्यादा उसमें, उतने ज्यादा हमारे लिए उसको निकालना जो है वो जितने ज्यादा गिगना रीजन के मालिक्यूल इस्तेमाल होंगे उतना हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो मालिक्यूल के अंदर ज्यादा मौजूद हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है जी रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको पता है ना उसमें कार्बोनाइल होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है उसको हम कार्बोनाइल का नाम देते हैं ना। ये जो इस तरह ग्रुप मौजूद हो, ऑक्सीजन और फिर ये कार्बन और यहाँ ऐसे, ये आपका कार्बोनाइल है। ठीक है, ये कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल में अगर इधर हाइड्रोजन हो और इधर कार्बन हो तो उसको अल्डिहाइड कहते हैं, दोनों तरफ ही कार्बन हो तो उसको कीटोन कहते हैं। इस तरफ ओ OH लग जाए, इधर कार्बन, तो एसिड कहते हैं। ठीक है, इस तरफ वो ऑक्सीजन के साथ अगर अल्काइल एस्टर हो जाता है, तो मतलब ये सारी इसमें कार्बोनाइल में आ जाती हैं कैटेगरी। तो यहाँ उसने कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जनरल बताया। पहला अल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं।
गिगना रीजन को अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं आप, तो हमारे पास जो है ये पहले ये रिएक्टर रीजन बनता है और उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास आ जाती है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, हल्का सा बता दूं आपको, वैसे तो एफएससी में भी आपने डिस्कस कर लिया हुआ है, वही तकरीबन रिएक्शन इसका सेम बन जाता है। तो मैं इसको फिर दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ये आपका, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की उसने बात की है ना, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक हो गया। और इसके साथ आप करेक्शन करवा रहे हैं आप, ये फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम, और इसके साथ क्लोराइड कह लें, और इसको हम Mg कह लेते हैं, ठीक है। ये गिगना रीजन आपके पास है। तो गिगना रीजन में वही बात जो हमने अभी ऊपर की थी चार्जेस वाली, मैं वही चार्जेस ऊपर से ले आते हैं। ठीक है जी। और यही चार्जेस इधर भी मौजूद हैं, ये पॉजिटिव के साथ है और ये नेगेटिव के साथ है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो इसका, सॉरी, ये हमने तो इसका रिएक्शन करवाना है ना, कार्बन का ना, इसका तो हमें पता है रिएक्शन होता ही नहीं ना, इसको छोड़ देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो होता ये है कि ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है आपका, ये वाला नेगेटिव पार्ट है, ये आके इस पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ज़ाहिर बात टूट जाएगा, ठीक हो जी। ये बांड टूट के ऊपर निकल जाएगा, इन ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, वो माइनस चार्ज फिर इस मैग्नीशियम के साथ आके जुड़ जाएगा, और आपके पास जो रिएक्शन इसका यानी अगला स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, ये आपके पास ग्रुप था जी, उसमें ये आप सिंगल बॉन्ड हो चुका है, और ये जो आपके पास ऑक्सीजन था इसके साथ अब Mg और Cl आके जुड़ गया, और नीचे जो कार्बन थी उसके साथ आके आपकी एक वो जो मिथाइल ग्रुप ये वाला आके जुड़ जाता है। फिर हम इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको पता है जो हम लिखते हैं ना, अमूमन H3O+ लिखते होते हैं, H3O, और उसके ऊपर प्लस चार्ज दे देते हैं, ठीक है, H3O+ लिखते हैं। तो रिएक्शन तो वो H वाटर के साथ ही होता है ना, जिसमें वाटर H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है, और H3O+ लिखने का मतलब ये कि एसिड की मौजूदगी में हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। एसिड कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है ना हाइड्रोलिसिस के अंदर, तो इसने उसकी मौजूदगी में ये हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये आपके बॉन्ड जो है ना, इस तरह मैं इसको समझाने के लिए ये ड्रा कर रहा हूँ कि ये आपके पास ऑक्सीजन थी, ये कह लें कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये आपके पास ऑक्सीजन है ना। वाटर का ये वाला आपका स्ट्रक्चर बनता है इस तरह, जिसमें से ये आपने हाइड्रोलिसिस, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर, ये है। अब इसमें आप देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपके इसी तरह बन जाएंगे, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। एसिड की वजह से भी मैकेनिज्म ड्रा हो सकता है, लेकिन अब यहाँ वाइट बोर्ड होता तो मैं ज़रा उसको इजीली फिर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जिससे मैं इसको ज़रा समराइज कर रहा हूँ। तो ये अब आप कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है पार्शियल माइनस चार्ज के साथ जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगी, ठीक हो गया। और ये जो OH है ये जाके इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, ठीक हो गया। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपकी ये वाली प्रोडक्ट आ जाएगी, CH3CH2 है, और ये आपके पास OH हो जाएगा, और जो Mg है उसके साथ OH जाके जुड़ जाएगा, तो दूसरा जो प्रोडक्ट आपके साथ बन रहा है वो बनेगा इसी के साथ जो कहने आ जाएगा HOMG और Cl, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट आपका सेकंड आ जाता है, और ये जो मेन प्रोडक्ट आपका ये वाला बना हुआ है CH3 है, फिर CH2 है, फिर OH है। तो ये कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है ना आगे, तो उससे OH जुड़ा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगी। तो मैकेनिज्म सबका यही है। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन, यानी दोनों हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, दोनों हाइड्रोजन है, तो फिर आपके पास जो बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, ये कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है,
तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ये ना CH2 वैसे का वैसे यहाँ मौजूद है, और R ग्रुप जो यहाँ से आया वो आगे जुड़ गया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन अगर यहाँ पे पहले से एक R मौजूद हो, यानी कोई और अल्डिहाइड हो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, तो फिर ये वाली जब कार्बन आके जुड़ेगी तो उस कार्बन के ऊपर दो कार्बन हो जाएंगी, तो अब ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगी, और इसके साथ जब OH आके लगेगा तो इसको फिर हम नाम देंगे सेकेंडरी अल्कोहल का। मैकेनिज्म वही है सारा, सिर्फ फर्क यहाँ के यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, यानी यहीं पे इन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को मैं कार्बन बना दूं तो उस दूसरे का मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक हो गई। इसी तरह कीटोन से डिस्कस करें, तीसरा आपके पास अल्डिहाइड तो दो हो गए ना, फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी और अल्डिहाइड होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन में जिसमें दोनों कार्बन मौजूद हैं वो आएंगी, तो पहले ये कार्बन सेकेंडरी तो बनी हुई है ना दो कार्बन की वजह से, जब ये तीसरी भी आके जुड़ जाएगी तो ये कार्बन टर्शरी हो जाएगी, और फिर जब OH इसके सब बनेगा तो फिर उसको हम नाम देंगे कि ये टर्शरी अल्कोहल आपका बन जाता है। तो कीटोन आपको जो है वो टर्शरी अल्कोहल देती है। मैकेनिज्म इसका भी वही है कि यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन हैं, इन दो हाइड्रोजन की जगह कार्बन आ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, मैकेनिज्म सारा यही आएगा, तो आपको वो जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक हो गई। तो इस पैराग्राफ में उसने सिर्फ यही बताया फर्स्ट जो आपका है कि आप अल्डिहाइड्स के साथ आप रिएक्शन कराएं, फॉर्मल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी और अल्डिहाइड होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से कराएंगे तो टर्शरी अल्कोहल। अब आपने याद रखने वाला जो पॉइंट है इसके अंदर वो यही है कि आपको जब भी कहे अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, तो आपने पहले अल्काइल हैलाइड से गिगना रीजन बना लेना, और गिगना रीजन बना के फिर आपने देखना है कि उसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी में अल्कोहल में करना है तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवा दें, सेकेंडरी में करना है तो फिर वो कोई और अल्डिहाइड आ जाएगी, और टर्शरी में करना है तो फिर कीटोन से रिएक्शन करवा देंगे। और कीटोन कौन सी लेंगे वो आपको अगर प्रोडक्ट पहले ही बता दिया कन्वर्जन का, तो वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो वाले ग्रुप मेरे यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। ठीक हो गए। तो टर्शरी अल्कोहल का वहां से अंदाजा आपको हो जाता है। ठीक है जी, पॉइंट ओके जी। इसी को मैं थोड़ा सा और इसमें ना एक्सप्लेन कर लूँ, अगर बस 1 मिनट रह गई क्लास के 40 मिनट पूरे होने में, तो बंद हो जाना इसमें। तो मैं इसी चीज़ को ना ये वाली सिर्फ एक कन्वर्जन की एग्जांपल आपको बता दूं, बाकी फिर मिसाल के तौर पर उसने आपको कहा है फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है जी, ठीक है, उसने कहा ये आपने प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, और रिएक्शन आपको सपोज करें उसने कह दिया स्टार्टिंग कंपाउंड ना जिससे बनाना है, और लेट सपोज को उसने आपको गिगना रीजन रहने दे, बल्कि अल्काइल एड हम ले लेते हैं। उसने आपको कहा है कि जनाब ये मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, इससे ये वाला प्रोडक्ट बना दें। अब आपने देखा प्रोडक्ट को, आपने कहा सर ये टर्शरी अल्कोहल है,